स्टूडेंट की क्वेरीज आती है कि उनको डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर कोई भी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया स्टडीज़ प्लान करते हैं, एज़ पर न्यू गाइडलाइंस ऑफ DHA हमारे पास ITR मिनिमम होनी चाहिए। तो मैम अभी रिसेंटली काफ़ी सारे स्टूडेंट की क्वेरीज आती है कि उनको डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अभी रिसेंटली आपको याद हो तो अपने स्टूडेंट थे, उनके भी आपने डॉक्यूमेंट में उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ था, तो आपने उसको कैसे किया था? उनके डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड ITR रिलेटेड भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम था। तो एक बार आप थोड़ा ब्रीफ करेंगे ताकि स्टूडेंट जो जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया उनको भी एक आइडिया मिले कि किस तरह से ये आगे प्रोसेस कर सकते हैं इसमें। यस, सो अगर कोई भी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया स्टडीज़ प्लान करते हैं, सो जितनी इम्पोर्टेंस उनके एकेडमिक्स और उनके प्रोफाइल रखते हैं, उतनी ही इम्पोर्टेंस फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की भी होती है। और सिंस यू नो कि GT एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ड्यूरिंग दी थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो GT को सेटिस्फाई करने के लिए हम 1 साल का ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस और रिटर्न एयरफेयर, ये सब का एक एस्टिमेशन बजट दिखाते हैं। सो अगर आप ये एस्टिमेशन बजट दिखाते हैं, सो एज़ पर न्यू गाइडलाइंस ऑफ DHA हमारे पास ITR मिनिमम होनी चाहिए 12 lakhs की। तो मतलब कहने का ये है कि फैमिली इनकम जो भी स्टूडेंट जा रहा है उसकी फैमिली इनकम मिनिमम 12 lakhs पर ईयर होनी ही चाहिए। अभी 12 lakhs ITR के लिए हो सकता है एक पेरेंट की या पर्टिकुलरली फादर की ITR इतनी ना हो, तो फादर, मदर, ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डर सिबलिंग्स भी अगर हों तो आप उनको भी इंक्लूड करके ये 12 लाख का अमाउंट आप एक एस्टिमेशन कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि अगर आप February 24 इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी ITR, अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो मिनिमम 12 lakhs की, और अगर मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तब भी मिनिमम 12 to 13 lakhs की आपकी ITR होनी ही चाहिए। ओके मैम, एक चीज़ मेरे को इसमें पूछनी थी, जैसा आपने बताया कि इसमें आप अपने पेरेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पॉन्सर्स अपन कितने ले सकते हैं इसके अंदर? देखिए, जितनी आपकी फाइल स्ट्रांग होगी, जितने आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रांग होंगे, तो उसमें हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप मैक्सिमम 2 स्पॉन्सर्स रखें। बट अगर आपको लगता है कि 2 से 3 स्पॉन्सर्स भी रखने हैं, बट 3 से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के हिसाब से आप अपने अंकल आंट को भी 20% तक एज ए स्पॉन्सर रख सकते हैं। बट वी आर नॉट रिकमेंडिंग देम, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी फ़ाइल थोड़ी सी हल्की हो जाती है। तो इट इज़ रिकमेंडेबल कि अगर आप पेरेंट्स को लें, और अगर आपकी FDs हैं तो FDs ज़्यादा एम्फेसाइज करती है। अगर पुराना पैसा दिखा रहे हैं आप, तो आप FDs लें, दादा दादी, नाना नानी को कंसिडर करें रेदर देन अंकल एंड आंट, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। और अगर किसी स्टूडेंट के अगर दादा दादी नहीं है, नाना नानी भी इन केस नहीं है, तो फिर वो किसको ले सकते हैं मॉम डैड के अलावा? पेरेंट्स के अलावा जैसे कि उन्होंने बताया सिबलिंग्स, अब भाई बहन बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, छोटे को भी ले सकते हैं। अर्निंग होना चाहिए, 2 years की ITR मैंडेटरी है। तो जो भी फैमिली में 2 years की ITR फिल करता है और जिसका एक अच्छा बैंक बैलेंस है, मतलब वो 6 महीने का अपना बैंक स्टेटमेंट अगर शो कर सकते हैं, तो आप उन लोगों को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है मैम, जैसे आपने बताया कि ITR अपन इस तरह से लेते हैं, जैसे अपने पास बहुत सारे पंजाब वगैरह रीजन की फाइल आती हैं, तो उसमें जो उनकी इनकम होती है वो एग्रीकल्चर इनकम होती है, पर मैंने सुना है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एग्रीकल्चर इनकम को ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता, तो उस केस में अपन फिर ITR किस तरह से शो करेंगे? देखिए, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर एज अ मेन ऑक्यूपेशन को इनकम नहीं मानती है। क्योंकि एज़ पर इंडिया 3 से 3.5 लाख तक की अगर एग्रीकल्चर इनकम होती है तो उस पर कोई भी टैक्सेस नहीं लगते और वो इनकम जो होती है वो एग्जेम्प्ट होती है। सो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आपको कोई दूसरी इनकम दिखानी पड़ेगी, उसमें आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस दिखानी रहेगी। और अगर आप इनकम फ्रॉम बिजनेस दिखाते हैं तो सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, आपका एक प्रॉपर बिजनेस सेटअप होना चाहिए और उस बिज़नेस सेटअप का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। जैसे कि अभी इंडिया में GST आ चुका है, सो जितने भी बैंक, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बिजनेस फर्म्स होती है, ऑलमोस्ट सभी GST रजिस्ट्रेशन यूज़ करते हैं। इन केस अगर आपके पास GST रजिस्ट्रेशन नहीं भी है, तब भी हमें MSME जो सर्टिफिकेशन होता है वो तो चाहिए ही चाहिए। सो अगर ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग हैं जिनका बिज़नेस पुराने समय से चल रहा होता है, बट उन्होंने अभी तक अपना MSME रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो वो लोग भी रजिस्ट्रेशन करा के अपने डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो मतलब अगर स्टूडेंट, अगर के कोई पेरेंट वो रिसेंट रजिस्ट्रेशन कराते हैं MSME का, तो वो कंसिडर हो जाता है? वो कंसिडर हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि बिज़नेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, बट बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के अलावा भी हमें 2 साल की ITR चाहिए होती है। सो 2 साल की ITR तो मैंडेटरी। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे करते हैं, जैसे आपने रिसेंट हमारा एक केस हुआ था, स्टूडेंट ने बैक टू बैक 2 ITRs भरवा दी थी। एक साल पहले दिन भराई प्रीवियस ईयर की और अगले दिन भरा दी करंट ईयर की। सो वैसी ITR इज़ नॉट कंसिडरेबल। अगर आपको लगता है कि आपकी रिसेंट ITRs नहीं हैं और स्टूडेंट को ITR भरनी है, सो
सो उनके पास कम से कम 2 या 3 महीने का गैप होना चाहिए फर्स्ट ITR से सेकंड ITR के बीच में, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन देखती हैं, तो उसमें अगर कहीं भी कोई ग्लिच होता है तो फिर वो वाली ITR एक्सेप्ट नहीं होती। ओके।